Hi everyone, today we are going to start लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ हम पढ़ेंगे। ओके और जो हमारा फोटो केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है फोटो केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। किसको? लॉ हमारे दो रहते हैं, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ रहता है और एक हमारा क्वांटम यील्ड रहता है। ये सब हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्वांटम यील्ड क्या होती है, ओके, एब्जॉर्बेंस है हमारे पास, ओके, उसके बाद ट्रांसमिटेंस है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। और दिस स्पेशल सेशन किसके लिए है? फॉर बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए है? फॉर बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है ये स्पेसिफिकली। ओके तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ। हम स्टार्ट करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है वो देखो, स्टेटमेंट हमने यहाँ पर रिटर्न की है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ की? व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिस थ्रू एब्जॉर्बिंग मीडियम, its intensity decreases as exponential length of the absorbing medium increases. Okay, आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, इसने जैसा बोला है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा कि जब किसी भी मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट को, जैसे ये मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट है क्योंकि इसकी सिंगल वेवलेंथ है, जिसकी भी क्या होती है सिंगल वेवलेंथ होती है वो हमारी क्या होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है वो क्या होती है हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट। रेडिएशंस हमारे पास होती हैं जिसकी मोमेंट जो होती है एक ही डायरेक्शन में होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशंस कहा जाता है। तो ये क्या है, सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो मैंने इसकी डायरेक्शन एरो से सिर्फ एक ही दिखाई है कि जो ये वाली लाइट रेडिएशन है ये क्या है, सिंगल डायरेक्शन में मूव करे। दैट मीन्स ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है और इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट हम बोलते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट एक ही प्लेन में मूव कर रही है। ओके तो दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्या करेंगे, एक होमोजीनियस मीडियम से हम पास करेंगे। जैसे इस मीडियम से लाइट रेडिएशन टकराएगी वैसे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ फिनोमिना रहता है जब भी हम लाइट रेडिएशंस डालते हैं किसी भी मीडियम के ऊपर। अब इस मीडियम में क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। आपको समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो इसने क्या कहा कि जब किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशंस को पास करते हैं किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम से, ये हमारे पास क्या है, एक एब्जॉर्बिंग मीडियम है, इससे हमने लाइट रेडिएशंस को पास किया है। तो यहाँ पर जिस इंटेंसिटी से लाइट रेडिएशंस जा रही थी, दैट इज आई नॉट क्या है, इसकी इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। एब्जॉर्प्शन से पहले इसकी इनिशियल आई नॉट क्या है, इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट रेडिएशंस जो है उसकी इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एंड ये क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी बाय आईटी से, दैट इज ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी होगी। ओके तो ये रिलेशन है कि जो भी आपको एब्जॉर्बिंग मीडियम गिवन है उसमें एब्जॉर्बिंग मीडियम में आपकी लाइट रेडिएशंस जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो इसने जो ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन होगी उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास आई टी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी और आई नॉट इसकी इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी। तो इसने क्या कहा कि मान लो ये 100 इंटेंसिटी से आई थी तो यहाँ पर क्या मिलती है हमें 50 मिलती है, हमें कुछ ना कुछ क्या मिलती है 50 इंटेंसिटी मिलती है। दैट मीन्स डिक्रीज इन इंटेंसिटी होगा हमेशा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करेंगे। जब पार्टिकल्स एब्जॉर्प्शन करेंगे तो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी इंटेंसिटी, जो ट्रांसमिट होगी लाइट रेडिएशन उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी इन कंपेरिजन टू इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस। तो इस तरह से इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम में उन्होंने एब्जॉर्प्शन किया है। अब इस ट्यूब की लेंथ, ये हमारे पास क्या होती है, जस्ट एक ट्यूब हमारे पास है। ये क्या होती है, हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसमें सॉल्यूशन लिया जाता है। ओके तो इस ट्यूब की लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही ज़्यादा उसमें एब्जॉर्बिंग मीडियम प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो जो आपका एब्जॉर्बिंग मीडियम है जितना ज़्यादा वो लंबा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन करेंगे पार्टिकल्स, उस लाइट रेडिएशन को क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। या फिर मैं बोल सकती हूँ आप लेंथ को इस तरह से भी समझ सकते हो। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेंथ का मतलब एक थिकनेस ही होता है। जितना ज़्यादा इस की मोटाई होगी, जितनी ज़्यादा मोटाई होगी, मोटाई का मतलब थिकनेस ही है, तो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी इस एब्जॉर्बिंग मीडियम की, यानी जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस होगी उतनी ही ज़्यादा लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड रह जाएगी और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड रह जाएगी उतनी ही डिक्रीज़ हो जाएगी आपकी इंटेंसिटी। क्या डिक्रीज़ हुई है आपकी इंटेंसिटी, उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़
रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी माइनस का साइन लगा, इसका मतलब डिक्रीज इन इंटेंसिटी डिवाइड बाय आई, दैट इज जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द थिकनेस, थिकनेस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। जितने ज़्यादा आपकी ट्यूब जो होती है, जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी जो होगी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो आपका मटेरियल होगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करेगा। जब आपका मटेरियल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करेगा, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, मोटाई बहुत ज़्यादा है, जैसे ही लाइट इसमें एंटर करेगी तो इसी में रह जाएगी, बाहर निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जो आपकी लाइट रेडिएशंस बाहर आएंगे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को तो हमने मेंशन किया, जब किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशंस को हम किसी भी मीडियम से, एब्जॉर्बिंग मीडियम, होमोजेनियस मीडियम से हम पास करते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी में डिक्रीज होता है दैट इज एक्सपोनेंशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस की है। आई जो लेफ्ट में लिखा है दैट इज ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई रेज टू पावर के, आपके पास ये क्या है, लेंथ है, आपके पास ये क्या है, लेंथ है, यानी जो डिक्रीज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपका, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो आपकी जो आई टी होती है, आई टी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपकी डिक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द माइनस के एल, यानी ई रेज पावर क्या हो गई, माइनस एल हो गया है, यानी लेंथ के साथ आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करिए, एक्सपोनेंशियली मतलब ऐसे डिक्रीज करिए, जैसे आपने ग्राफ पढ़े होंगे उसमें आप ऐसे ही तो बताते हैं, एक्सपोनेंशियल ऐसे डिक्रीज होता है आपका, ठीक है, ऐसे जैसे आपके पास कोई ग्राफ है उसमें ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, तो इस तरह से आपकी जो लाइट रेडिएशंस होंगी उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी विद द लेंथ, लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, थिकनेस, तो थिकनेस के साथ वो इसी तरह से डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई, आपको ये बात क्लियर हो गई है, ओके। देन हम मूव करते हैं, ये वाला रिलेशन आप समझ गए, ये हमारे पास रिलेशन रहेगा, लैम्बर्ट्स लॉ का रिलेशन रहेगा, इसके डेरिवेशंस भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला आपको रिलेशन क्लियर हो गया। रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन सिर्फ ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिक्रीज करती है विद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है विद लेंथ ऑफ मीडियम, ओके। अब देखो हमने यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पर लिया है इस लॉ को आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आई नॉट इंसिडेंट की लाइट रेडिएशंस है विद आई नॉट इंटेंसिटी के साथ, जैसे हम इसके सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, देखो ध्यान से ये येलो लाइट यहाँ से जा रही है, इसकी इंटेंसिटी देखो यहाँ पर क्या है, इसका कलर जो है बिल्कुल ब्राइट येलो है, इसका क्या कैसा कलर है, बिल्कुल ब्राइट येलो है। लेकिन जैसे ये इस एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास होगी, इस एब्जॉर्बिंग मीडियम से जैसे ये पास होती है वैसे इसकी इंटेंसिटी बहुत फीकी पड़ जाती है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। तो आईटी जो इसकी लाइट रेडिएशंस है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है इन कंपैरिजन टू, अगर ये 100% हमने लाइट रेडिएशन दी थी, 100% इंटेंसिटी की लाइट रेडिएशन थी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 50% इंटेंसिटी की लाइट रेडिएशंस आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। जितने ज़्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज करे, इस बॉक्स की जितनी ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेगी उतना ही ज़्यादा उसमें मटेरियल आएगा, और जितनी ज़्यादा इसकी बोल सकते हैं आप थिकनेस की टर्म्स में बोल सकते हैं, जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इसकी मोटाई उतना ही है जो आपका एब्जॉर्बिंग मीडियम है वो एब्जॉर्ब कर रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। तो दिस इज़ इट, ये हमें डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसको अपने एक्सप्लेन करना है, ओके। तो देखो इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का ही है ये वाला डायग्राम भी हमारे पास। इसमें हमने क्या लिया, एक ट्यूब हमने ली है, इस ट्यूब के अंदर हमारा क्या है, सैंपल हमारे पास प्रेजेंट, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सैंपल इसमें प्रेजेंट है। इस सैंपल के अंदर हमने क्या डाल दिया है, लाइट रेडिएशंस हमने इसके अंदर डाल दी है, रिफ्लेक्शन कुछ तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे लाइट रेडिएशंस, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे लाइट रेडिएशंस, फिर यहाँ से क्या होगी, एमर्ज आउट हो जाएगी, यहाँ से एमरजेंट जो लाइट रेडिएशंस होंगे वो लोअर इंटेंसिटी के होंगे, और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बाय पार्टिकल से, स्कैटरिंग भी होगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरह के फिनोमिने हमारे टेक्स प्लेस होते हैं, जो लाइट रेडिएशन सैंपल से टकरा के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी इसके अंदर और कुछ एमर्जेंट आउट हो जाएंगी विद लो इंटेंसिटी। अब देखो हम पढ़ते हैं अभी बियर्स लॉ। बियर्स लॉ जो है वो यहाँ पर देखो, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों में आपकी दो चीज़ रहेंगी सिर्फ, कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, देखो लैम्बर्ट्स लॉ था जो हमारे पास,
लैम्बर्ट्स लॉ जो है, एल से आप एल याद रखेंगे। लैम्बर्ट्स लॉ में किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वैसे जो आपका बियर्स लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पर जो आपकी ये ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं, इसका जो डिक्रीज होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियली कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगा। यानी आई टी जो है वो क्या है हमारे पास? आई टी जो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई रेज्ड पावर माइनस सी। दैट मीन्स आपकी जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन के आगे साइन क्या है? माइनस का। जैसे आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ योर सैंपल। ओके, तो यहाँ पर आप सैंपल की बात करेंगे कि सैंपल की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है। जो आपका लैम्बर्ट्स लॉ है वहाँ पर आपने लेंथ की बात की थी। ओके, तो लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर आपने किस चीज़ की बात की थी? लेंथ, यानी थिकनेस की आपने बात की। थिकनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? थिकनेस का लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हेन जैसे लैम्बर्ट्स लॉ है उसमें क्या है? व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन पासेस थ्रू एब्जॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम इंक्रीजेज। तो जो आपकी इंटेंसिटी होती है ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस की, जो इंटेंसिटी होती है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली विद कंसंट्रेशन। अगर आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उससे जो आपकी इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड की वो डिक्रीज हो रही है। वो कैसे डिक्रीज होती है? अब ध्यान से देखो, जैसे आप किसी भी लाइट रेडिएशंस को उसके, जैसे आपके पास कोई सैंपल है, ओके, जो आपके पास सैंपल है उसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड आपका बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हाई हैं। ओके, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे तो एब्जॉर्प्शन भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने का मतलब आपको पता ही है कि ज़्यादा लाइट रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे आपकी जो आपकी लाइट रेडिएशन ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो सिंपल एज इट इज़। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है बियर्स लॉ का। ओके, यहाँ से आपको क्लियर हो गया है, दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब देखो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के हम दोनों सिचुएशंस को हम पढ़ लेते हैं जब दोनों दे रखे हों हमें। हमने पढ़ा था जब हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ था, जब हमारे पास क्या था? लैम्बर्ट्स लॉ हमारे पास था, तो उसमें जो इंटेंसिटी में डिक्रीज़ हो रहा था, इंटेंसिटी में जो डिक्रीज़ हो रहा था दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एल से एल आप याद रख सकते हैं। लेंथ के साथ ही जो आपकी इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन की वो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है किसमें? लैम्बर्ट्स लॉ में। वैसे ही आपका क्या था? जो आपका बियर्स लॉ था उसमें कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज हो रहा था, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन डिक्रीज हुआ था माइनस सी, यानी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते रहोगे तो आपकी जो ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये आपने पढ़ा था बियर्स लॉ में। तो दोनों को हम जस्ट कंबाइन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ में। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन passes through a homogeneous medium then rate of decrease in the intensity of transmitted radiation with the increase in thickness of medium and the concentration of solution directly proportional to the इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लाइट रेडिएशंस होती है उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीज होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। एक तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है आपके मीडियम की, और दूसरी हमारी थिकनेस होती है। एक तो आपकी थिकनेस बढ़ सकती है आपके सॉल्यूशन की, सॉरी मीडियम की आपकी थिकनेस बढ़ सकती है और कंसंट्रेशन बढ़ सकती है मीडियम की। ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो आपकी जो ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी हमेशा डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपका था बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, एक ये बियर्स लॉ की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने इसको लिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन में बियर्स लॉ को हम लिया है कि ये हमारे पास सैंपल हो गया, इस पर हमने लाइट रेडिएशंस को डाल दिया है, यहाँ से ये एमिट आउट हो गई है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा ये सब्सटेंस हमारे पास सब सैंपल जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। ए जो है यहाँ पर एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करती है, इज इक्वल टू में ई सी एल आपके पास हो जाएगा। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, टुगेदर जो हमारा बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है उसका हम एक डेरिवेशन करेंगे। ओके, जैसे हमने बताया कि जो भी हमारा सब्सटेंस था, जो भी हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम था, ये हमारा पास क्या है? एक एब्जॉर्बिंग मीडियम है। अब इस मीडियम पे हमने लाइट रेडिएशंस डाल दी हैं विद आई नॉट इंटेंसिटी के साथ, ये ट्रांसमिट हो गई है आई टी इंटेंसिटी के साथ। तो आई टी इज़ द ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी। आई नॉट जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस है, जो हमने यहाँ पर पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पर डाली है, उसकी इंटेंसिटी है। ये हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम है। ओके, तो हमने क्या बताया था कि बियर्स लॉ में जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है, यानी डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस में लेंथ के। किसके अकॉर्डिंग था ये हमारे पास? यहाँ पे माइनस का साइन मतलब, क्योंकि एक ही जगह हम माइनस का साइन लगाएंगे। ओके,
तो ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। दैट इज़ ये हमारे पास था लैम्बर्ट्स लॉ में, जिसमें क्या है आपका डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, दैट इज़ माइनस का साइन आगे लगा, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम क्लियरली दिखा देते हैं अभी। लैम्बर्ट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि दैट इज़ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। थिकनेस को मैं लिख देती हूँ dx, ओके। तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हुआ था, इंटेंसिटी जो हमारे पास होती है ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन से, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस होती है। इसका हमने रेशो लिया है, तो माइनस डी आई क्या बताता है, दैट इज़ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, डी का मतलब तो चेंज ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रही है, हमारी इंटेंसिटी जो है वो हमारी चेंज हो रही है, और माइनस का साइन दैट मीन्स ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी हमारी जो इंटेंसिटी है यहाँ पर वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने इसका एक रेशो लिया है, इस रेशो को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। ये क्या है, इसकी थिकनेस के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आपकी थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे जो माइनस का साइन लगा हुआ है दैट इज डिक्रीज होगी, ये वाली इंटेंसिटी कौन सी, ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी विद थिकनेस। ये हुआ था लैम्बर्ट्स लॉ हमने जो पढ़ा था, ओके। तो ये हो गया हमारा लैम्बर्ट्स लॉ हो गया, ओके। ये वाली बात क्लियर होगी आपकी। बियर्स लॉ में आप ऐसे लिखेंगे, दैट इज डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमने ये रेशो ले लिया, दैट इज चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमने क्या लिया, ये रेशो हमने लिया है। ये जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है दैट इज चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ आई नोट जो है इसका एब्जॉर्प्शन है, और आई टी ट्रांसमिट लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन के। दैट मीन्स जो आपका बियर्स लॉ है वो कंसंट्रेशन को बताता है, जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी होती है वो विद कंसंट्रेशन, जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमने पढ़ा था बियर्स लॉ में। दोनों लॉज को गेट टुगेदर पढ़ेंगे। लैम्बर्ट्स लॉ जो, बियर्स लॉ जो हमारे पास था वो कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन में था, डिक्रीज इंटेंसिटी ये हमारे पास क्या था, लेंथ, यानी जो हमारी थिकनेस होती है उसके साथ रिलेशनशिप में था, मतलब उसके साथ ये जो है डिक्रीज कर रही थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये वाली बात क्लियर है। यहाँ पर हम गेट टुगेदर लिखेंगे दोनों को। जो आपकी एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशंस होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इंसिडेंट रेडिएशन माइनस में आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो आपकी एब्जॉर्ब्ड लाइट हो, जो मीडियम ने एब्जॉर्प्शन किया, जिस लाइट रेडिएशन का मीडियम ने एब्जॉर्प्शन किया वो कैसे हो जाएगी आपकी, आई नॉट माइनस में आई टी हो जाएगी। आई नॉट इज द इंसिडेंट लाइट रेडिएशन हो जाएगी, माइनस में ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन, तो आपकी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशन बच जाएंगी यहाँ से, ओके। ये वाली बात क्लियर हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमने पढ़ना है कि दोनों को गेट टुगेदर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम दोनों को गेट टुगेदर पढ़ेंगे। देखो, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास है, डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन, एंड dx दैट इज योर थिकनेस होती है। दैट मीन्स जो आपकी डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन एंड थिकनेस। कंसंट्रेशन के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मतलब डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशन का, ये जो हमने जो रेशियो लिया है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने रेशियो लिया इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के और थिकनेस के। जब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब हमारे पास बियर्स लॉ, और लैम्बर्ट्स लॉ जब हमारी थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटा देंगे, डी आई अपॉन में आई हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अल्फा हमने प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट लगा दिया, सी डी एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम इसका कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जो आपका आई है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका आई नॉट होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हम ये पढ़ रहे हैं, जब हमारी x जो होती है, जब हमारी x ज़ीरो हो जाएगी, एक बार तो हम क्या लेंगे, x हमारी ज़ीरो होगी थिकनेस, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार हमारी थिकनेस क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, और एक बार थिकनेस हमारी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। वैसे ही हमारे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन है उसको भी हम वेरी करेंगे। एक बार तो ये आई नॉट हो जाएगी और एक बार ये आई टी हो जाएगी। दैट मीन्स ये फाइनल आई टी हो जाएगी और इनिशियल हमारी आई नॉट हो जाएगी। तो इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। वेरिएशन देखो हम इसमें कहाँ से कहाँ इसका वेरिएशन करेंगे वो देखो ध्यान से। तो वेरिएशन देखो इसका हम करेंगे आई नॉट से आई टी में करेंगे इसका हम वेरिएशन, ये फाइनल हो जाएगी ज़ीरो से हमारी एक्स हो जाएगी। तो ये हमारा होगा इंटीग्रेशन। हमने इनका क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन इसका ज़ीरो से एक्स कर दिया, क्योंकि एक्स जो है हमारी ये जो डी एक्स है ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि डी एक्स की फॉर्म में है ना ये, तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पर वेरिएबल हो गई है, ओके।
तो ये 0 से x हो गई है और ये हमारा आई नॉट से आई टी हमारे पास हो जाएगा। तो इसकी ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम की टर्म आ जाएगी, क्योंकि डी आई अपॉन में जब हम आई रखते हैं तो हमेशा लॉगरिथम आपका टर्म आता है। नेचुरल लॉगरिथम एल एन आई हो जाएगा, आई अपॉन में आई नॉट आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आई टी आपकी क्या फाइनल है, तो फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल, ये आपकी इनिशियल है, ये आपकी फाइनल, तो रेशियो में आपके ऐसे डिवाइड बाई में आ जाएगा। तो वैसे आपने इस तरह भी ऐसे करना है। अल्फ़ा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस का साइन जो आप इधर लिख दीजिए, जो राइट वाला है, जो लेफ्ट वाला आपका माइनस का साइन है उसको मैंने राइट में लिख दिया है। ओके, एक ही बात है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। और जो आपकी एक्स थी वो क्या थी, आपकी थिकनेस थी और आपकी कंसंट्रेशन थी, ये आपके पास बच जाएगी चीज़। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो एल एन है इसको आप लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 2.303 आपके पास हो जाएगा, लॉग हो जाएगा यहाँ पर आई अपॉन में आई नॉट आपके पास हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वही माइनस में अल्फ़ा सी एक्स हो जाएगा। तो एल एन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, नेचुरल लॉगरिथम को हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया, 2.303 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आई वो क्या आई थी, 2.303 हमारे पास आई थी, लॉग आई थी आई अपॉन में आई नॉट हो गया था, इज इक्वल टू में क्या था, माइनस में अल्फ़ा हो गया था आपके पास, और c और x आपके पास थी। ओके, अल्फ़ा यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम a मेंशन कर सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। a हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है, और अल्फ़ा की जगह मैं e भी मेंशन कर सकती हूँ, एप्सिलॉन दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, और अल्फ़ा भी आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो e की जगह मैं अल्फ़ा भी, e की जगह सॉरी क्या बोल रही हूँ, अल्फ़ा की जगह मैं e लिख सकती हूँ, क्योंकि e भी यहाँ पर क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ये एक स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको e से रिप्लेस कर दिया, e सी एक्स आपके पास हो जाएगा ये। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब देखो इसको मैं आपको शुरू से बताती हूँ क्या क्या है हमारे पास। क्या आया था, -2.303 हमारे पास आया था, आई अपॉन में आई नॉट हमारे पास आया था, इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, अल्फ़ा आया था, और सी एक्स हमारे पास आया था। आप क्या करते हो, जब भी किसी भी लॉगरिथम की जो आपके टर्म्स होते, सॉरी यहाँ पर लॉगरिथम भी था मेरे पास, यहाँ पर क्या था मेरे पास, लॉगरिथम भी था, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथम का साइन भी था, वो मैं अभी लिख देती हूँ, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम को हमने कन्वर्ट किया था ना, नेचुरल लॉगरिथम को हमने कन्वर्ट किया था किस में, लॉग में कन्वर्ट किया था, तो ये आई अपॉन में आई नॉट हमारे पास बच जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है हमारे पास। क्या चीज़ क्लियर होगी, देखो इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ, ये आपका लॉगरिथम ही है। ओके, तो ये आया था हमारे पास -2.303 लॉग है, आई अपॉन में आई नॉट इज इक्वल टू में अल्फा सी एक्स आपके पास हो। जब भी आपकी कोई भी लॉगरिथम की टर्म होती है तो उस लॉगरिथम वाले टर्म को आप क्या कर देते हो, अगर आप डिवाइड माइनस का साइन होता है तो वो टर्म्स आपकी क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाए, नीचे वाला ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे चल, जैसे आपका आई नॉट जो होता है नीचे प्रेजेंट है और आई आपका ऊपर प्रेजेंट है, आई नॉट ऊपर चला जाएगा, तो आपने क्या करना है, इन्वर्ट कर देना। जस्ट आप इसमें क्या करेंगे, इन्वर्ट आप यहाँ से कर देंगे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट इन्वर्ट कर देना है इस इक्वेशन को। तो आप इन्वर्ट कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन आपका हट जाएगा, माइनस वाली टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती है आपकी डिवाइड में चली जाती है, तो डिवाइड में चले जाएंगे तो 2.303 आ जाएगा आपका, लॉगरिथम हो जाएगा, लॉगरिथम के साथ वाली जो टर्म होती है वो आपकी डिवाइड में इन्वर्ट हो जाती है। आई थिंक यही मैं बोलना चाह रही हूँ, आपको समझ में अगर आ गया तो ऊपर आई नॉट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा सी एक्स आपके पास हो जाएगा। ओके, जो ई जो आया है वो मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ, उसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उसे बोलते हैं, तो अल्फा इसके डिवाइड बाय में चला जाएगा किसके, इसके, तो ये हमारे पास देखो क्या बच जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है, इतनी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, दैट इज एब्जॉर्बेंस हमारे पास होता है। और 2.303 आर 2.303 डिवाइड बाय अल्फा जो होता है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, उसे बोलते हैं, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसको, देखो फिर से मैं बता रही हूँ आपको, इसको उल्टा करके नहीं लिखना है, दैट इज अल्फा डिवाइड बाय 2.303 होता है, तो इसको 2.303 को आप उस तरफ लेके जाइए। देखो मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने इसको फिर से मेंशन कर दिया, इसको हमने क्या बोला था, एब्जॉर्बेंस उसे बोला था, ए से इसको एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, तो ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लोग आई नॉट अपन में आई जो है इसको एब्जॉर्बेंस बोला जाता है, तो इज इक्वल टू में अल्फा डिवाइड बाय में 2.303 हमारे पास होता है,
और सी एक्स अलग से होता है। तो इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन उसे कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास ई सी एक्स हमारे पास हो जाएगा। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ हमारे पास है उसका मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए इज इक्वल टू में ई सी एक्स, ई क्या है यहाँ पर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है दैट इज ई मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन, एक्स हमारी थिकनेस है और ए हमारे पास एब्जॉर्बेंस है। एब्जॉर्बेंस अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए, लोग आई नोट अपॉन में आई जो है उसको एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। देखो हमारे पास a इज इक्वल टू में क्या आया, हमारे पास सी एक्स हमारे पास आ गया। तो a यहाँ पर क्या आती है हमारे पास एब्जॉर्बेंस, ये क्या है हमारे पास एब्जॉर्बेंस हमारे पास होती है जिसको हमें निकालना होता है। e जो होता है वो हमारे पास क्या होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट हमारे पास होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट हमारे पास होता है, जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं यहाँ पर 4 टर्म्स बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एब्जॉर्बेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है और बियर लैम्बर्ट्स लॉ। हम यहाँ 4 चीज़ कंप्लीट करें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 4 मार्क्स में चारों कंसेप्ट पूछ सकता है, या फिर जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें चारों के चारों कंसेप्ट से क्वेश्चन आपका आ सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो चाहे आपके चारों आएंगे तो आपके 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। अगर 1-2 आता है आपका, जैसे ए सिर्फ एब्जॉर्बेंस पूछ लिया तो 2 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, ओके। जो आपका ई है उसको हमने क्या बोला था, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट हमारे पास होता है, वो हमारे पास क्या होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हमारे पास होता है, ओके। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली क्या है, ये एक सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। किसकी है ये, एक सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूट ये होती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। किसका, जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा दिया है आपके पास, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एम्प्लॉयड, जो आपकी वेवलेंथ है रेडिएशंस की, उस पर डिपेंड करती है। तो ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ई जो होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसकी यूनिट भी पूछी जाती है एग्जाम में कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो उसकी यूनिट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि इसकी यूनिट क्या आएंगी। यूनिट आए इसकी मोल डेसीमीटर पर क्यूब आपकी इसकी आएंगी यूनिट, या फिर ये लिख सकते हो आप डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेंटीमीटर, ये रहेगी इसकी यूनिट। एग्जाम में स्पेशल जो है यूनिट पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट पे क्वेश्चन यूनिट पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि आप इसके यूनिट से बताइए। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट इसे बोलते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है या आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। आप अगर आप इसको करेक्टली लिखना चाहते हो तो मैं ये बोलूँगी कि आपको यहाँ पर मोलर क्या बोलते हैं, अभी बता, अभी लिख देती हूँ मैं, अभी देखो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। पेपर में तो मेनली मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट के नाम से ही क्वेश्चन आता है, तो आप इसी को याद रख सकते हैं। तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट अगर पूछा जाता है तो हमने अभी बताया था ये क्या होता है, अल्फा अपॉन में 2.303 हमारे पास होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, वेवलेंथ, हमने कितनी सारी चीज़ें बताई, कितनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट इन पे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। यहाँ पर एक स्लाइड जो है हमने मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की भी ली है कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट को निकालने के लिए हमने बेसिकली जो है बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो है उसका हमने यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन को एक होमोजेनियस सॉल्यूशन से अगर हम पास करते हैं तो लाइट एब्जॉर्ब इन सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन पाथ लेंथ। ये हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड लेंथ की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये, ओके। तो यही तो हमने बताया है। तो आई नॉट इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ई यहाँ पर क्या होगा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होगा। आप इस स्लाइड में कंप्लीटली देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली आपके जो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि 2 मार्क्स का तो स्पेशली क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है। तो ट्रांसमिटेंस जो होता है वो एक रेशियो होता है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी जो है उसका और जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है, एक इंटेंसिटी रेशियो होता है। जस्ट ये क्या होता है, एक इंटेंसिटी रेशियो होता है ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन टू द जो आपकी इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस होती है, इनका क्या होता है, एक रेशियो होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ये आपका हो गया ट्रांसमिटेंस, ओके। इन दोनों का रिलेशन भी पढ़ेंगे, एब्जॉर्बेंस का और इसका रिलेशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
तो आ जाते हैं हम एब्जॉर्बेंस में। हमने जो पढ़ा था E इज इक्वल टू में ई सी एल हमने पढ़ा था, तो वहीं से हमारे पास आया था ए हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ लॉगरिथम हमने पढ़ा था। लॉगरिथम था आई नॉट अपॉन में आई जो है उसको हमने क्या बोला था, दैट इज़ एब्जॉर्बेंस। ये हम पढ़ चुके हैं बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ में, इसका हम कंप्लीट डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। लॉग आई नॉट अपॉन में आई इज इक्वल टू में क्या होता है, ए आपका क्या होता है, एब्जॉर्बेंस। और एब्जॉर्बेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, ई सी एल के इक्वल होता है। ये भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर हमने इसका जस्ट फॉर्मूला ही लिखा है। फॉर्मूले में क्या कहता है, देखो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू में लॉगरिथम 10 आई नॉट अपॉन में आई आपके पास हो जाए, दैट इज आई नॉट अपॉन में आई हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू में नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस। क्योंकि जो आपका, अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले टर्म्स आप लिखते हैं, अगर देखो ऊपर वाले, देखो ध्यान से, अगर आप ऊपर वाली लिखते हैं यहाँ से, देखो अगर आप ऊपर वाली को देखते हैं तो ऊपर वाली क्या है आपके पास, आई नॉट अपॉन में आई आपके पास है। ओके, तो ये वाली आपकी क्या हो जाती थी, ये तो हमने पढ़ा था, ए हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम होता है, आई नॉट अपॉन में आई होता है, ये हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। अगर इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, अगर इस जो रेशियो होता है, इस रेशियो को अगर हम इन्वर्ट करें, आपको पता है लॉगरिथम वाले टर्म्स को जब भी आप इन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमेशा नेगेटिव का साइन आ जाता है। अगर नेगेटिव का साइन आगे होता है तो नीचे जाके प्लस का हो जाता है, मतलब डिवाइड में चला जाता है, तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसमें क्या है, जो लॉगरिथम वाले टर्म्स होते हैं, डिवाइड में जो लॉगरिथम वाले टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स को जब हम इन्वर्ट कर देंगे तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। और जब इसके ऊपर नेगेटिव साइन यहाँ पर आए, देखो इसको हमने इन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉगरिथम हो जाएगा, और आई टी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय में आई नोट हो जाएगा। आपको पता है आई टी अपॉन में आई नोट जो होता है, दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है। तो ये जो हमारे पास टर्म्स यहाँ पर आ गए हैं, इसको आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका आई टी अपॉन में आई नॉट होता है, आई टी अपॉन में आई नॉट हमेशा क्या होता है आपका ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रांसमिटेंस ही लिखा, और कुछ यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा, आप ध्यान से देख सकते हैं। दैट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम जब आप आएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, ट्रांसमिटेंस लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिटेंस ही है हमारे यहाँ पर। देखो ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम, जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। ओके, और ये क्या लिख दिया है ट्रांसमिटेंस, क्योंकि जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो आई टी आपका ऊपर आ जाएगा और आई नॉट आपका नीचे आ जाएगा। और ये जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। तो ए जो एब्जॉर्बेंस उसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट, ये वाला हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। अब देखो हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, लिमिटेशंस क्या कहते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, इसकी लिमिटेशंस रहेंगी। किसकी लिमिटेशन है, ये बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ जो हमारा चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ हमने पढ़ा है अभी यहाँ पर। उस बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की हमने क्या ली है, लिमिटेशंस हमने ली हैं। तो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की लिमिटेशंस हम देखेंगे, कब कब ये वैलिड है और कब कब ये वैलिड नहीं है। ओके, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ होता है वो हमेशा लो कंसनट्रेशन पे ही वैल्यूएबल होता है। दैट मीन्स अगर आपकी कंसनट्रेशन बहुत ही लो है, दैट मीन्स जो आपका ये जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वो किसके लिए है, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जिनकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हो, सिर्फ उन सॉल्यूशंस में हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ लगा सकते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ओके, तो जिनमें हायर कंसंट्रेशन होती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में कभी भी बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ओके, दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। दैट मीन्स जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक तो एसोसिएशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन भी कर सकते हैं। ओके, और दूसरा मेथड क्या होता है, डिसोसिएशन, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएशन भी कर सकते हैं, डिसोसिएशन भी कर सकते हैं। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेविएशन आ जाता है हमारे ग्राफ में। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का हम ग्राफ बनाएंगे, उनके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर जो डेविएशन है वो आ जाता है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन जो है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के ग्राफ जो है उसको अफेक्ट करता है, और उसमें जो वैल्यूज़ होती है उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे, एब्जॉर्बिंग पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे तो एब्जॉर्बिंग पार्टिकल हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ये एसोसिएशन डिसोसिएशन का। ये बात क्लियर हो गई है यहाँ पर। ओके, तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब आपकी कंसंट्रेशन हाइयर हो जाएगी, जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाइयर होगी तो उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इट हैज़ बीन found that in the Beers-Lamberts law it is the quantity n
n+2 होल का स्केयर एप्सिलॉन रादर देन ई विच रिमेन्स कांस्टेंट, वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है वो चेंज हो जाता है कंसंट्रेशन के साथ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n+2 आपका होता है इसका स्केयर और एप्सिलॉन बाहर। ये वाली जो टर्म्स होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपकी क्या होती हैं, कंसंट्रेशन के साथ चेंज हो जाती हैं, इसलिए कंसंट्रेशन इसमें हमेशा लो रखी जाती है। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर जो है एक रेंज होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर भी इनका क्या होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर भी इनका क्या लिया जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही लिया जाता है। इसमें इंट्रैक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हो जाता है। ओके, तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।